अब मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि जो बेईमान है, चोर है, वो चक्का है, उनकी पार्टी में आके वो ईमानदार बन जाता है। और वैसे सारे चोर हैं। उनकी निगाह जो उनके चश्मा है ना, उनका चश्मा ये है, जैसे वो चश्मा बदलते हैं तो उसके अंदर उनको सारे कांग्रेसी जो उन्होंने भर रखे हैं, भ्रष्ट, चोर, रेप तक के केस हैं उनके ऊपर, वो सब ईमानदार बन जाते हैं। और जो विरोधी पार्टी में जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो सब बेईमान हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आज हमारे साथ हैं दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा के विधायक आदरणीय राजेश ऋषि जी। जनकपुरी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें एक तरफ सीतापुरी और महावीरी इंक्लेव जैसी लोकल कॉलोनियां हैं, तो दूसरी तरफ जनकपुरी है जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं ज़्यादातर। दोनों कॉलोनियों का कैसे सामंजस्य बैठा के ये चल रहे हैं। लगातार तीसरी बार विधायक हैं। जब 49 दिन की सरकार थी तब भी विधायक बने थे और उसके बाद से 5-5 साल वाले में दोनों में हैं। एक ऐसे विधायक को इन्होंने हराया, जगदीश मुखी जी को, जो भाजपा के बहुत कद्दावर माने जाते थे, पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे दिल्ली के। तो आज हम आदरणीय राजेश ऋषि जी के उत्तम नगर कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया, जनकपुरी वाकई आदि कॉलोनी हमारे पास अनऑथराइज्ड हैं, आदि हमारे पास स्पोर्ट्स कॉलोनीज हैं। तो दोनों में असमंजस, मतलब जो भी स्थितियां रही हैं हमारे साथ काम करने की, हमने दोनों तरफ को खुश रखा है। और हमारे यहाँ लगभग 200 बूथ हैं और हर बूथ पे काम किया हमने। तो अभी जो दिल्ली में खास करके आपकी सरकार है, उस सरकार के जो सबसे बड़े जो काम के चर्चे हैं वो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर है और इसी के बल पे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, आपकी सरकार चल रही है। आपके क्षेत्र में इस पे कितना काम हुआ है? देखिए, मेरे यहाँ पर जो स्कूल हैं इस समय पूरे वेस्ट जोन में सबसे आगे हैं। मेरे यहाँ स्कूलों की नई बिल्डिंगें बन गई। पहले हमारे 1500 से ऊपर बच्चे नहीं होते थे एक स्कूल में, अब वहाँ 4000 बच्चों के लिए हमने सिटिंग बनाई। 4000 के लिए भी और भी बनकर तैयार हो गया है। हमारे पास जितनी भी जगह थी हमने उसके अंदर वर्टिकल राइज करके उसके अंदर लिफ्ट लगा के आधुनिक स्कूल तैयार किए। अभी हमारे यहाँ एक डेसू कॉलोनी के अंदर नया स्कूल बनकर तैयार हो रहा है। हमारी कोशिश है कि वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बने, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। और डेसू कॉलोनी के अंदर हम लोग अभी 2 एकड़ जगह भी मांग रहे हैं ताकि उसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बन जाए। तो ये स्कूल यहाँ का बहुत ही शानदार स्कूल होगा। वैसे मेरे C3 के अंदर स्कूल है SKV, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मॉडर्न स्कूल बना हुआ है और साथ ही उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरा B1 में पोसंगीपुर का एक स्कूल है। उस स्कूल से तो बच्चे अभी कोरोना के कारण कुछ 2-3 साल से रहा, उससे पहले तो फॉरेन कंट्री भी बच्चे बहुत गए यहाँ से। ये स्कूल हमारे जो हैं, इनमें कुछ बच्चों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाया। तो हमारे बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है, हमारे बच्चों के पास मेहनत की कमी नहीं है। केवल एक दिशा की ज़रूरत थी जो अरविंद केजरीवाल जी ने आकर स्कूलों को एकदम मॉडर्न बनाया। स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था बदली, टीचर्स को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा ताकि उनका विज़न खुले कि किस तरह से हमें अपने देश के आगे बढ़ाना है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है, मेक इंडिया नंबर 1। हमको हिंदुस्तान को दुनिया में 1 नंबर बनाना है। ये 1 नंबर तभी बन सकता है जब हम सब लोगों को साथ लेके चलें। अब लोग जातिवाद पे लड़वा देते हैं, धर्मवाद पे लड़वा देते हैं, तो ये लड़ाई का जो सिलसिला है ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमने 75 साल में क्या पाया? अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए। आज कहते हैं कि फ्री फ्री फ्री। आप एक चीज़ बताइए, फ्री जो मिल रहा है वो हमारे टैक्स का पैसा ही तो मिल रहा है। गरीब जनता जो टैक्स देती है उससे अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसको उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार कुछ नहीं कर रही, निकम्मापन है उनका। उन लोगों ने तो अपने यहाँ जितनी स्टेट्स उनके पास हैं उनमें स्कूल बिकते चले जा रहे हैं और हम स्कूल बनाते जा रहे हैं। ये फ़र्क है अरविंद केजरीवाल जी का और उनका। तो एक तरफ जैसे आपका एजुकेशन और हेल्थ का पॉजिटिव है, इस सरकार का सबसे बड़ा जो काम है उसमें यह है, जिसके चर्चे भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ थोड़ा सा जो विपक्ष का एक मुद्दा था शराब वाला, कि आपने गली गली में ठेके खुलवा दिए और उससे शराब, सबको शराबी बना दिया पीने के लिए, और बाद में जाके वो उसको राज्यपाल द्वारा बैक कर लिया गया, कैंसिल कर लिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि
गली गली में ठेके वाली बात जो है ये गलत है। आप मेरी विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, पहले गली गली ठेके हुआ करते थे हमारी सरकार से पहले। आज की डेट में हाँ, हम महावीर क्लब में देखा था जिसके लिए आंदोलन भी हुआ। हमारे यहाँ पर जितनी जगह भी ठेके खुले थे वो सर कॉमर्शियल एरिया में थे, सारे रेजिडेंशियल एरिया में नहीं थे। इसी कारण मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। आप जैसा कह रहे हैं कि ठेके, आप जानते हो कि ठेके सरकार ने जो नई नीति के अनुसार 850 ठेके के आसपास किया था, जबकि 500 कुछ ही खुल पाए। और अभी फिर ये नीति वापस लेनी पड़ी। कारण क्या है कि उस समय जब नीति बनी थी तो उस समय के राज्यपाल के भी तो साइन हुए थे, तभी तो पास हुई थी। आज के राज्यपाल उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं, तो अपने आदमी की इंक्वायरी कराने जा रहे हैं ना। उसमें क्या किया इन्होंने? ईडी की रेड करा दी, सीबीआई करा लिया, सब कुछ करा लिया। क्या मिला उनको? कुछ नहीं। क्योंकि ये केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। क्योंकि देश के अंदर एक अरविंद केजरीवाल हैं जो ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं, और एक देश का प्रधानमंत्री है जो बेईमानों को साथ लेकर सरकार चला रहा है। अब मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि जो बेईमान है, चोर है, वो चक्का है, उनकी पार्टी में आके वो ईमानदार बन जाता है। और वैसे सारे चोर हैं। उनकी निगाह जो उनके चश्मा है ना, उनका चश्मा ये, जैसे वो चश्मा बदलते हैं तो उसके अंदर उनको सारे कांग्रेसी जो उन्होंने भर रखे हैं, भ्रष्ट, चोर, रेप तक के केस हैं उनके ऊपर, वो सब ईमानदार बन जाते हैं। और जो विरोधी पार्टी में जो इनके खिलाफ बोलते हैं वो सब बेईमान हैं। उनके ऊपर केस लगा दो, कुछ कर दो। देश की राजनीति की और देश के लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है मोदी जी द्वारा, उसको देख के हर बुद्धिजीवी परेशान है। क्योंकि हम जहाँ जीत नहीं सकते वहाँ के एमएलए खरीद लो, ये क्या तरीका हुआ? आप ताकत से लड़िए ना चुनाव। आपने आदमी खरीद लिया। अभी देखिए सबसे बुरा हाल अभी हुआ शिवसेना का। शिवसेना पूरी की पूरी खरीद ली, 50-50 करोड़ में खरीद ली। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर आप देखिए, अभी नीतीश जी बच गए, वरना नीतीश जी अगर थोड़े दिन सरकार और चला जाते तो नीतीश जी के नीचे से भी सबके आदमियों को खरीद लेते हैं लोग। अभी आपने देखा झारखंड का क्या हाल हुआ, उनको बाहर दूसरे शहर में ले जाना पड़ा। फिर आने के बाद फिर उन्होंने विश्वास पत्र लिया। पीछे लगे हुए हैं कि लूट लो, क्योंकि इनके पास पैसा अपने उद्योगपति दोस्तों से आ रहा है। अदानी, अंबानी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी ने बैंकों में पैसा जमा किया हुआ है, उसी पैसे से लोन ले लेके वो आज बड़े रईस आदमी बन गए। उनके बाप का पैसा नहीं है, वो देश की गरीब जनता का पैसा है, जिसको वो इकट्ठा लोन ले लेके आज देश के सबसे बड़े आदमी बन गए। क्यों बन गए? बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है, मोदी जी के खास हैं। अभी इलेक्शन के बॉन्ड बने, रिजर्व बैंक ने बॉन्ड बांटे, 10,000 करोड़ के बॉन्ड केवल बीजेपी को मिले। किन लोगों से मिले ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। ये उन लोगों से मिले जिन लोगों का इन्होंने कर्जा माफ़ किया, उद्योगपतियों का। और इन्होंने लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने कर्जा माफ़ कर दिया। आप ये देखिए, सारे जो लूट के भाग रहे हैं, ये कहाँ से जा भाग रहे हैं? सब इन्हीं के दोस्त हैं, भाग गए, विदेशों में भाग गए। रेड कोर्ट नोटिस कराओ इनको वापस बुलवाओ। क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि उन्होंने इनको पैसा दिया, तब ये भागे हैं। जो आज एमएलए खरीदे जा रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? दिल्ली के अंदर भी 40 एमएलए खरीदने की तैयारी थी, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे। जो एमएलए दूसरे एमएलए को लेके आए वो तो 25 करोड़ दे रहे थे। ये स्थिति थी। आप खुद सोचो ना कि ये पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं। ये पैसा वही है जो तेल के दाम बढ़ गए। आप देखो ना, दूध का दाम बढ़ गया। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक शख्स से मिला, वो बेचारा बहुत परेशान था, उसकी बीवी बड़ी परेशान थी। बोली जी दूध के पैसे बढ़ गए, दूध 50 से 60-70 तक पहुँच गया। तो मैंने कहा जी आप कैसे बच्चों को दूध पिलाते हो? कहती दूध तो आज भी गिलास भर के पिलाते हैं बच्चे को, क्योंकि वो गिलास से कम लेता ही नहीं है, लेकिन उसमें पानी मिला देते हैं। आप देखिए, देश का जो होनहार है, आने वाला देश का जो भविष्य है, उसको पीने को दूध नहीं मिल रहा, उसको पोषण नहीं मिल रहा, तो क्या हालात हैं बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश की आज़ादी में गद्दारी का काम कर रही थी। यही आरएसएस जो गद्दारों के साथ खड़ी थी और देशभक्तों के बारे में बता के उनको बंद कराती थी। आज देख रहे हैं कि वो मोदी जी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा रहे हैं। और आप इनका इतिहास उठा के देखो, ये आरएसएस वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहाली शुरू कर दी कि सब लोग सेना में भर्ती हों, अंग्रेज़ों की सेना में। जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे उनको भी ज़बरदस्ती कहते थे आप भी सेना में आओ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, वो लोग उस समय सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज में जाना चाहते थे। वहाँ से रोकने के लिए इनको रोका यहाँ किया था उन्होंने। तो ऐसी तो स्थिति पैदा की हुई थी इन लोगों ने। आज इनको हाथ में सत्ता आ गई है, तो ये सत्ता आ गई है तो जो बनाए हुए पुरानी सरकारों द्वारा बनाया गया सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं कि ये भी बेच दो, रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, प्लेटफॉर्म बेच दो। देख ही रहो कितना कुछ बिक रहा है और धनाधन बिकता चला जा रहा है। कि देश की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अमीर आदमी बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब आदमी जो मिडिल क्लास वाला है वो गरीबी की तरफ बढ़ रहा है।
क्योंकि महंगाई बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए। सरकार टैक्स के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपए लूट चुकी है देश की जनता का, केवल पेट्रोल और डीजल पर। और हिंदुस्तान सबसे सस्ता डीजल खरीद रहा है और विदेशों में बेच रहा है। जनता के साथ लूट मचा रखी है। और बस जो भक्त मिलते हैं उनसे पूछो यार रेट का, कह रहे देश तो बच गया ना। अरे भाई मेरे, कौन सा देश लूट के ले जा रहा था कोई? आप पाकिस्तान जैसे छोटे से देश से आप हिंदुस्तान के इतने बड़े देश के लोगों को डराने में लगे हुए हैं कि डरो नहीं तो तुम्हारे को ये खा जाएंगे। अरे कैसे खा जाएंगे? अरे हर आदमी यहाँ पर जो है देशभक्त है, ईमानदार है, लेकिन आप लोगों ने बेईमान और देशभक्ति को ख़त्म करने का किया। हिंदू मुस्लिम लड़वा दो, झगड़े करा दो, यही है बस। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, जैसे पंजाब में आई थी। आम आदमी की वहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति आएगी, आप चिंता ना करो, जल्दी आम आदमी पहुँच रहा है वहाँ पर। तो अरविंद केजरीवाल जी के जितने करीबी लोग हैं उन पे रेड और छापे की तैयारी हो चुकी है और आपका नाम भी उनके करीबियों में भी आता है, तो कहीं से फ़ोन ऑन तो नहीं आया अभी? सर अभी फ़ोन वोन तो नहीं, अभी तो रेड की तो हमें भी मालूम है कि हमारे यहाँ भी की रेड कर सकते हैं ये लोग, किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं। इनका काम है कि अपने विरोधियों को फंसाओ। हम सोचते थे कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर जो विरोधियों का कत्लेआम भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई और उनको कुचला गया। लेकिन ये तो हिटलरशाही हो गई। यहाँ तो इमरजेंसी जो है अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है कि जिस भी सरकार को गिरा दो, नहीं गिरती है तो उसको ख़रीद लो। अपनी सरकार बनानी हमने हर जगह, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता बहुत समझदार है और वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जैसा एक ईमानदार आदमी आए, जिसने दिल्ली बदली है, पंजाब की बारी है, चल रहा है पंजाब भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आने वाला गुजरात भी होगा, हिमाचल भी होगा, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान होगा। क्योंकि हम अगर देश के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आज़ादी के आंदोलन में, उस समय आज़ादी के आंदोलन में सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान लड़ा था, उसमें ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई क्रिश्चियन था, केवल एक ही था देशभक्त और एक ही उद्देश्य था आज़ादी। आज भी हमको सब लोगों को हर धर्म से, हर जात से ऊपर उठकर हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, मेक इंडिया नंबर 1। तभी हम देश को एक नंबर बना सकते हैं। एमसीडी का चुनाव होते होते टल गया, उसमें फिर से इन्होंने ज्वाइन कर दिया। अब क्या उम्मीद है, कब तक होने की उम्मीद कुछ मिल रही है आपको? देखिए एमसीडी का चुनाव जो था वो बीजेपी का डर था। उनको ये डर था कि एमसीडी में ये अगर आ गए तो दिल्ली बड़ी मजबूत हो जाएगी और दिल्ली मजबूत हो गई तो केंद्र की सरकार जो बैठी है दिल्ली के अंदर, इन्हीं के हाथ पैर फूले रहेंगे हर जगह। तो मोदी जी के डर ही था, इसी कारण चुनाव को टाला गया है। धीरे धीरे आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दी ही कोर्ट के ऑर्डर्स भी आने वाले हैं और उम्मीद है कि इसी साल ये चुनाव फिर होंगे और आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत के आएगी, आपकी पार्टी जीत के आएगी। अच्छा, चलते चलते अभी रामलीला का मौसम आ रहा है, 2 साल कोविड की वजह से ये सब बाधित रहा, तो क्या तैयारी है सरकार की? सरकार ने तो कहा है हम पूर्ण रूप से जो भी मदद हो सकेगी मदद करेगी सरकार। और हमारे यहाँ भी एक रामलीला होती है, संपूर्ण रामायण, जो डिजिटल होती है यहाँ पर। और उसके अलावा एक रामलीला हमारे उत्तम नगर में भी हो रही है, पिछले 2 साल हो नहीं पाई थी। ये लव कुश रामलीला कमेटी है, उसके माध्यम से हो रही है। ये लव कुश रामलीला कमेटी हमारे जनकपुरी के अंदर जितने बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे विदेश चले गए, उनको आज पूछते नहीं हैं, या वो बुज़ुर्ग इतने गरीब हैं वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, या इतने बुज़ुर्ग हैं खाना नहीं बना सकते, तो ऐसे बुज़ुर्गों को लव कुश रामलीला कमेटी सुबह और शाम टिफ़िन के माध्यम से घर में खाना पहुँचा के देती है, बिल्कुल मुफ्त। कोरोना के कारण इस काम को रोक दिया गया था, डीएम के कुछ ऑर्डर्स ऐसे मिल गए थे कि कोरोना में कोई बुजुर्ग की डेथ होगी तो हम आपको पकड़ेंगे, तो उन्होंने अभी बंद कर दिया था। लेकिन इस रामलीला के बाद फिर कमेटी की मीटिंग के बाद फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि फिर से उनको शुरू किया जाए। और गरीब आदमी हैं, चाहे वो बुजुर्ग कैसे भी हैं, आखिर उन्होंने अपने 60-70 साल देश को दिए, देश की प्रगति में उनका हाथ रहा, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है या उनको छोड़ गए हैं उनके बच्चे, तो हम उनको अपने बच्चों की तरह रहकर उनकी सेवा कर सकें। और आम आदमी पार्टी में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने हमें यही सिखाया है कि सेवा करो तभी मेवा मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और आज के टाइम में आशीर्वाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अच्छा आशीर्वाद मिलेगा तो आदमी आगे बढ़ेगा। बीजेपी की जो रथ है, उनका जो विजय रथ पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन ऐसा क्या जादू है कि दिल्ली में आके रुक जाता है, यहाँ उनका जादू नहीं चल पाता? देखिए दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वैसे तो देश की जनता समझदार है। अभी आपने देख लिया बिहार के अंदर भी रथ वहाँ भी रोक दिया। जिस समय इन्होंने एक रथ निकाला था अडवाणी जी ने, उस समय बिहार में जाके रुका था
और ये रथ अब वहाँ रुका है और हम लोगों ने रोका, पंजाब में भी रुक गया। ये अब इनके पतन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि जनता समझदार है, जनता अपने हितों को जानती है, देश को जानती है, देशभक्ति को जानती है, देश प्रेम को जानती है। तो वो भी चाहती है कि ऐसा ईमानदार नेता आए जो केवल बातें ना करे, झूठ ना बोले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस वाले इनसे डरते हैं। ये मेन कहानी है, क्योंकि मोदी जी ने भी बोला 15 लाख मिलेंगे, ये मिलेंगे, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मिला आज तक। अभी तो इन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज को बर्बाद करने की भी सोच ली है। तो ये तो केवल देश को बर्बाद करने आए हैं, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी में कभी भाग लिया नहीं। इनको क्या पता कि देश आज़ाद कैसे हुआ, कितने बलिदान हुए। तो जो आदमी ज़मीन पे काम करता है वो ज़मीन के साथ जुड़ा रहता है, जो हवा में काम करता है वो हवा में उड़ता है। देश परिवर्तन चाहता है, देश की जनता खड़ी है कि हाँ बदलाव के लिए लोग आएँ। अब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता आया है, धीरे धीरे बदलाव हमारा बढ़ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा देश हमेशा आंदोलनों से बदला है। आज़ादी का आंदोलन हमने देखा नहीं, उस आंदोलन के कारण ही देश को आज़ादी मिली। उसके बाद जेपी आंदोलन हमने देखा था। जेपी आंदोलन के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस बहुत साल से बैठी थी, कभी हिलती नहीं थी, सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद मंडल आयोग का हुआ, उसमें भी सत्ता परिवर्तन हुए। फिर मैं कमंडल को भी मानता हूँ कि राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो भी एक आंदोलन था। उसमें बीजेपी जैसी पार्टी जो कभी सत्ता में कभी आई नहीं, वो सत्ता में आई, लेकिन उनके कुकर्म ऐसे थे जो वापस चली गई। इसके बाद जो आंदोलन अन्ना आंदोलन हुआ, ये आंदोलन भी बदलाव लेके आएगा। लेकिन इस आंदोलन में और पुराने आंदोलन में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले वाला जो आंदोलन था, उस आंदोलन में सब राजनीतिक पार्टियाँ इकट्ठी होती थी, नई पार्टी बन के आंदोलन करती थी। लेकिन इसके अंदर आम आदमी जुड़ा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कभी राजनीति नहीं करी। मैं तो अपना बिजनेस करता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लड़ते लड़ते हम आज पहुँच गए, यहाँ आ गए। अरविंद जी ने इलेक्शन लड़वा दिया, हम यहाँ बैठे हैं, आज बदलाव के लिए लगे हैं। तो ये पार्टी आई है, इसका बदलाव धीरे धीरे बढ़ेगा। वो एकदम से आते तो एकदम से ख़त्म हो जाते थे। हम दिल्ली से आगे बढ़े, हम पंजाब में आए, लोगों ने दिल्ली का परिवर्तन देख के पंजाब में परिवर्तन लिया। हम गुजरात के अंदर हैं, हम जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा बेस बनता जा रहा है, नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा। आप खुद देखना, अपने जीते जी आप बदलाव देख के जाएंगे, चिंता ना करो। और हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगा, क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की सोच बहुत अच्छी है। चलते चलते आप अपने क्षेत्र की जनता, इस देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि अब हमारा त्योहारों का मौसम आने वाला है। पिछले 2 साल हम कोरोना के कारण आपस में मिल नहीं सके, कोई त्यौहार खुशी से मना नहीं सके। ये आने वाले त्योहारों की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप खुशहाल रहें और आपके बच्चे खूब उन्नति करें, उनके सारे सपने पूर्ण हों और प्रेम भाव के साथ हम लोग हर त्यौहार को मनाएं। और जो हमारे यहाँ भ्रष्ट और जो लड़ाने वाले नेताओं हैं, उनकी बातों में ना आकर सबके साथ भाईचारे के साथ रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको। तो अभी हम राजेश ऋषि जी जो विधायक हैं उनके कार्यालय में हैं, और यहाँ पे इस क्षेत्र के एक कार्यकर्ता भी हैं, आर.एन. राय जी, वो हमें मिल गए हैं। तो आर.एन. राय जी से जानते हैं कि विधायक जी जो कह रहे हैं, आपके भी गली में काम हुआ है आपके क्षेत्र में कि क्या है? अभी तक मैं 1983-84 में मैं महावीर क्ले पार्क 2nd 3rd में आया था, और उस समय वहाँ पर इक्का दुक्का मकान था, और कई विधायक और एमएलए आए हमारे क्षेत्र में। लेकिन इतने उम्र में जो जब से राजेश ऋषि जी आए जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में, तो जितना काम इन्होंने जो अकेले किया, आज तक कोई भी जो है सो विधायक नहीं कर पाया था। जबकि बहुत ही नामी विधायक सब थे, पूर्वांचल के भी नाम पर बहुत जो है सो लोगों ने वोट लिया, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ी बनाया। लेकिन जब से राजेश ऋषि जी आए, तब से इस क्षेत्र में जो है समझिए कि 4 चांद लग गया। जो गलियों नाली, सबसे तो मैंने देखा कि जो अभी कोरोना का जो पीरियड था, उसमें कोई भी विधायक घर से नहीं निकलते थे, और मैंने देखा कि केवल राजेश ऋषि जी ही नहीं, उनके पूरे परिवार, उनके दोनों भाई घर घर में जाके लोगों को खाना पहुंचाना, और इसके बाद उनके जो लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से घर घर में जाके लोगों को पूछना कि क्या परेशानी है। मैं देख के ताज्जुब था। मैं भी, मेरे नाम से भी ई ब्लॉक में एक जो है खाने का वो लगा हुआ था स्टॉल। मेरे बच्चे भी मना करते थे कि पापा इस उम्र में मत जाओ, जो है सो ये कोरोना काल है।
बहुत लोग जो है सो इसमें जो है सो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप मत निकलो। लेकिन मैंने राजेश ऋषि जी की जो मनोबल उनका दिखा, उन लोगों की कार्य करने की क्षमता दिखा, वो हम लोगों से नहीं रहा गया। हम लोग भी घर से निकल के और जहाँ जो होता था सुबह शाम का खाना राजेश ऋषि जी के यहाँ से जाता था। और इन्होंने हर ब्लॉक में कि पूरे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में जो खाने का स्टॉल लगा रखा था, कभी भी कोई परेशान लोग नहीं हुआ। लोग जो है सो अभी भी गुणगान कर रहे हैं। लोगों विधायक सांसद ये सब जो प्रतिनिधि हैं हमारे, इनके पे लोगों की शिकायत ये रहती है कि जब चुनाव आता है तभी आते हैं क्षेत्र में। तो ऋषि जी के साथ भी ऐसा है क्या? नहीं, ऋषि जी तो हमेशा चाहे कुछ भी रहे, चाहे चुनाव रहे या नहीं रहे, कभी भी लोगों ने याद किया। खुद जाके, पहले मैंने ऐसा विधायक देखा कि खुद जाके गलियों में समस्या को पूछना। पहले तो वहाँ लोग जाते थे, हमारे यहाँ पहले एक विनोद शर्मा बीजेपी का हुआ करता था, तो वो तो वहाँ फैक्ट्री में कुत्ता रखता था कि डर के मारे कोई उसके वो कार्यालय में नहीं जाए। और यहाँ तो मैंने 24 घंटा इनके यहाँ दरवाज़ा खुला है। यहाँ नहीं तो यहाँ इनके घर पे भी लोग चले जाते हैं। इनकी मैडम, दोनों भाई पब्लिक सेवा के लिए कोई भी गया, आज तक कभी किसी ने नहीं शिकायत किया कि मैं राजेश ऋषि जी के यहाँ गया, मुझे नहीं सुने या मुझे कोई काम नहीं हुआ। हमेशा जो है सो पब्लिक के साथ रहे हैं। मैं ये भगवान से आशा करता हूँ कि अगली बार जब चुनाव हो तो ये हमारे मंत्री बने, जो कि और इससे भी अच्छा जो है सो काम हमारे क्षेत्र में कर सकें। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं ऐसा विधायक हर क्षेत्र को मिले। तो ये रहे यहाँ जो ऋषि जी के क्षेत्र की जनता का जो ओपिनियन है इनके ऊपर, विधायक जी के ऊपर, तो वो है। तो वाकई जो विधायक हैं वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है, और क्षेत्र के काम को देखकर भी लग रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जन नव जागरण का।